फिर डिफरेंट स्कॉलर्स ने पावर के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया है। मैं आपको लेक्चर के बाद वो पिक्चर सेंड कर दूँगी डेफिनेशंस की। इसमें सबसे जो अच्छी डेफिनेशन आप कह सकते हैं वो मॉर्गेंथा ने, क्योंकि मॉर्गेंथा ने ही वो पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट फिर बताया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। रियलिज़म एक फेमस रियलिस्ट था मॉर्गेंथा, जो मैंने आपको बताया था। और पॉलिटिक्स अमंग नेशन जिसकी बुक थी, और उसमें ज़्यादातर मॉर्गेंथा ने पावर को डिस्कस किया है, ठीक है। तो बेसिकली मॉर्गेंथा डिफाइन पावर इज़ अ साइकोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज इट एंड दोज ओवर whom इट इज़ एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो बड़ी बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है इस डेफिनेशन में। अगर आप देखें तो बेसिकली पावर जो है वो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। सबऑर्डिनेट और डोमिनेंट के दरमियान एक जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा वो जिसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, एक डोमिनेंट है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। तो उनका जो साइकोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे को डील करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली आपको इसे आप पावर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हैव एंड हैव नॉट बताया गया है, क्योंकि आपकी वर्ल्ड जो है वो दो वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हुई हुई है। एक थर्ड वर्ल्ड है और एक आपकी फर्स्ट वर्ल्ड है। वही आपकी एक जो डेवलप्ड स्टेट है और दूसरी आपकी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड स्टेट है। तो इन दोनों को आप सिंपल आप हैव एंड हैव नॉट का कॉन्सेप्ट देते हैं। जो आपकी डेवलप्ड स्टेट है उसे आप हैव का लेबल उसको देते हैं, और जो आपकी अंडर डेवलपिंग है या फिर थर्ड वर्ल्ड है उसको आप हैव नॉट। इट इज़ इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो डेवलपिंग हैं या फिर जो अंडर डेवलप हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, और जो डेवलप्ड हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे उनको हैव एंड हैव नॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो मॉर्गेंथा ने बताया, ठीक है। तो इसमें ये सिंपली बताया गया कि जिसके पास पावर होती है वो डेफिनेटली उस पावर को एक्सरसाइज भी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो आपको उसमें मज़ा आता है कि आप उसे दूसरों पे इन्फ्लुएंस करो, ठीक है, दूसरों पे एक्सरसाइज करो और दूसरों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करो। अगर हम ब्रॉडर टर्म में इसको एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करें, तो वो बहुत अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। इसको ज़रा नोट कर लें। इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू कंट्रोल अदर्स एंड गेट देम डू व्हाट वन वांट्स देम टू डू, एंड ऑल्सो टू सी दैट दे डोंट डू व्हाट वन डजंट वांट देम टू डू, ठीक है। थोड़ी सी एक और दफ़ा आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको ज़रा तेज़ बोल गई हूँ, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कि पावर सिर्फ आप ये नहीं है कि आप दूसरों से वो करवाना चाहो जो आपको मैंने शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि सिर्फ पावर आपकी यही नहीं होती कि आप दूसरों से वो करवाना चाहो जो आप चाहते हो, ठीक है, जैसी आपकी विश है, जैसी आप इंस्ट्रक्शन दो, जो आपको अच्छा लगता है आप उनसे वो करवाओ। नहीं, इसके अलावा लोग पावर से आप लोगों से वो भी नहीं करवाना चाहते जो आप लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि होता है ना जब एक बंदा पावरफुल होता है तो उसने कुछ चीज़ें सेट की हुई होती हैं कि लोग वो चीज़ें ना करें जो उसे पसंद नहीं है और वो चीज़ें करें जो उसे पसंद है। तो यहाँ पे आप पावर को दोनों एस्पेक्ट से डिफ़ाइन करें, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेंस्की ने भी पावर को डिफ़ाइन किया है, ठीक है, वो भी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। तो फिर मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि प्रीवियसली पावर को हम मिलिट्री पावर के साथ ही एसोसिएट करते थे, ठीक है, जब एम्पायर्स वाला सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पे आप फिज़िकल इनेक्जेशन करते थे, फ़िज़िकल आप पावर गेन करते थे, मैक्सिमाइजेशन करते थे। अब जो है वो पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब इकनॉमिक फील्ड भी आ गई है, ठीक है, इकनॉमिक एस्पेक्ट भी आ गया है, उसके अलावा कल्चरल एस्पेक्ट भी आ गया है, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ गया है। तो यहाँ पे पास्ट में आप पावर को मिलिट्री पावर से एसोसिएट करते थे, लेकिन जैसे जैसे और फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मिलिट्री पावर होती है उसे आप हार्ड पावर कहते हो और उसकी पॉलिटिक्स को आप हाई पॉलिटिक्स कहते हो, ठीक है। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, ठीक है, मॉडर्न टाइम आ गया, तो उसमें फिर आपकी एक और पावर जो है वो भी इमर्ज हुई, वो है आपकी सॉफ्ट पावर, मैंने आपको बताया था, और उसकी पॉलिटिक्स को आप लो पॉलिटिक्स कहते हो, ठीक है। और ये सॉफ्ट पावर किससे बनती है? आपकी इकनॉमिक और कल्चरल पावर से, ठीक है, कल्चरल रिसोर्सेज, कल्चरल इन्फ्लुएंस से और इकनॉमिक इन्फ्लुएंस से आप इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड पावर का जो टर्म है ये बेसिकली कोल्ड वॉर के दौरान जो है कॉइन की गई थी।
तो आई होप आपको पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेशनल पार्क की तरफ आते हैं। तो नेशनल सिंपली अगर हम नेशनल पार्क को सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें ना, तो इट इज़ बेसिकली अ सम टोटल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ नेशन इन द परस्यूट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव। सिंपली कि आपके पास वो अवेलेबल रिसोर्सेज हों, ठीक है, वो आपके पास इतनी पावर हो, ठीक है, जिससे आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। स्टेट को पावर ज़रूरत ही क्यों होती है? ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ नेशन टू सिक्योर इट्स गोल्स एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसकी भी बहुत सारी डेफिनेशन हैं जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन की हुई हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो नेशनल पार्क की या पावर की नहीं है। जैसे मैंने आपको बाकी टॉपिक्स के बारे में बताया है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को देख लें, तो कोई भी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है जिससे आप ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन कर सको या फिर नेशनल पार्क को एक्सप्लेन कर सको। नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी यही हुआ है, जैसे जो आपने किया है फॉरेन पॉलिसी जो आपने टॉपिक किया था उसमें भी ऐसा ही था कि कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो नहीं है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट लेंसेज के थ्रू, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे भी यही काम है। तो इसकी भी डिफरेंट डेफिनेशन है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आप लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक असाइनमेंट में भी किया है, इसके अलावा डिस्कस भी किया है हमने क्लास में। तो आपको पता चल गया होगा कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी स्टेट के लिए। फिर वो प्राइमरी हों जिसमें आपका सर्वाइवल होता है, ठीक है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी होती है, या फिर उसके अलावा सेकेंडरी, टेम्प्रेरी, परमानेंट हों, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले टॉपिक इसीलिए करवाया था कि नेशनल इंटरेस्ट आपको समझ आ जाए, तब हम नेशनल पावर की तरफ चलेंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट को आप अचीव ही नेशनल पावर के थ्रू करते हो, ठीक है, उसके एलिमेंट्स के थ्रू करते हो। क्योंकि वो जो एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पार्क के, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं आपकी नेशनल पार्क को बूस्ट करते हैं, आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बूस्ट करते हैं। तो आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स या नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आप जब तक आपकी नेशनल पावर नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को या नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नेशनल पावर आपको क्यों चाहिए होती है? ताकि आप दूसरों को डोमिनेट कर सको, दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरी स्टेट को, ठीक है, या फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। तो बेसिकली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर एंड अदर पावर दैट कैन बी चेंज ओवर टाइम। मतलब इस तरह आगे जब मैं आपको इनकी एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, उसकी जो कैटेगराइजेशन होगी, तो उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि वो कौन सी पार्ट्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहती हैं। दैट दे मे चेंज टेक प्लेस ईदर ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और रिडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, और प्रोडक्शन में फॉल डाउन ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, और अलाइंसेस में भी ब्रोकन, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो जो डिफरेंट आपके जो टेम्प्रेरी एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर बनाने में, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी आपकी मिलिट्री की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं होती, ठीक है, आपके वेपन्स उस तरह के नहीं होते, या फिर आपकी रॉ मटेरियल्स या आपके नेचुरल रिसोर्सेज में थोड़ा इशू आ जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, ठीक है, प्रोडक्शन में आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ्लक्चुएट करती रहती है आपकी नेशनल पावर। इसके अलावा जो परमानेंट एलिमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से, चलिए वो हम आगे जाते हैं टाइप्स में, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा फिर टाइप्स हैं स्टेट नेशनल पावर की। जो टाइप्स हैं उसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, एक डोमेस्टिक पावर होती है और एक इंटरनेशनल पावर होती है। डोमेस्टिक पावर, ठीक है, या फिर नेशनल पावर यूज़ विद इन द स्टेट, ठीक है, वो आप स्टेट के अंदर अपनी पावर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो, उसको एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ठीक है। और इंटरनेशनली आप जिस वक्त एक्सटर्नली अपनी पावर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो और अपनी पावर को दूसरी स्टेट पे एक्सरसाइज कर रहे होते हो। तो ये दो टाइप्स आ जाती हैं। अब हम एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मॉर्गेंथा ने ही दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक परमानेंट और एक टेम्प्रेरी। इसके अलावा पाल्मर एंड पर्किंस को आप जानते होंगे, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उन्होंने भी डिवाइड किए हुए हैं, एक टेंजिबल और दूसरे इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब आपको पता होगा, एक टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है।
टेंजिबल में आपके रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस वगैरह आ जाती हैं। और इंटेंजिबल में आपकी आइडियोलॉजी, आपका मॉरल्स, नेशनल कैरेक्टर और लीडरशिप आ जाती हैं। फर्स्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है आपका नेशनल पार्क का जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी में लोकेशन भी है, साइज़ भी इंक्लूडेड है, क्लाइमेट भी है, टोपोग्राफी भी है, बाउंड्रीज़ भी है। आगे मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे आपकी नेशनल पार्क को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी जो है ये आपका परमानेंट एलिमेंट है, ठीक है। टेंजिबल एलिमेंट है, इट इज़ स्टेबल, परमानेंट एंड नेचुरल एलिमेंट, क्योंकि ये आपको नेचुरली मिला हुआ होता है, ठीक है। तो इस पे पावर आपकी डिपेंड करती है। जियो पॉलिटिक्स, अगर आपने ये वर्ड सुना हो तो जियो पॉलिटिक्स आपकी जियोग्राफी की जो पॉलिटिक्स होती है, आपकी जो लोकेशन होती है, आपका जो साइज़ होता है, उस पॉलिटिक्स को आप जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। पॉलिसी जो है वो जहाँ पे जो आपकी लोकेशन होती है किसी स्टेट की, वहाँ उसकी बेसिस पे जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही होती है, वो उसकी सिग्निफिकेंस जो आपकी लोकेशन है उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्टेट होती हैं जो ऐसी जगहों पे लोकेटेड होती हैं जहाँ से उनको वो फ़ायदे नहीं हो रहे होते, जिसको वो एक्सरसाइज कैश नहीं कर सकती होती अपनी लोकेशन को, ठीक है, अपनी ज्योग्राफी को। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जिस तरह पाकिस्तान है जो अपनी लोकेशन को, अपनी ज्योग्राफी को एक्सरसाइज कैश कर रही है, ठीक है, कि अब आपको वार्म वाटर तक भी एक्सेस है, ठीक है। आपको दूसरी किसी और स्टेट के रूट से होकर वार्म वाटर तक एक्सेस, ऐसी बहुत सारी स्टेट हैं, लैंड लॉक स्टेट उन्हें कहते हैं, जिनको वार्म वाटर तक एक्सेस नहीं है। तो वार्म वाटर तक एक्सेस आपकी इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड के लिए वाटर और ये आपके रूट्स का होना ज़रूरी है। तो जब अब सर्दियाँ आ जाएँ तो वो कोल्ड वाटर हों, वहाँ पर वो रास्ते वो बिल्कुल पोर्ट्स ही बंद हो जाएँ, तो आप कैसे ट्रेड करोगे। तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है जो आपको अफेक्ट करती है। तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनको नेचुरली ऐसी लोकेशन मिली हुई होती है, ऐसी आपको ऐसा साइज़ मिला होता है, सॉरी लोकेशन मिली हुई होती है, आपकी ऐसी ज्योग्राफी होती है जिससे आप कैश करके आप अपनी पावर को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स का टर्म मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ की थी कि दो फेमस जियो पॉलिटिशियंस थे, मैकेंडर और स्पाइक्समैन। तो बेसिकली उन्होंने ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई थी कि ज्योग्राफी जो है वो किसी स्टेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो उसके लिए कितना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब आपके पास एक अच्छी ज्योग्राफी होती है, ठीक है, तो आप इजीली जो है वो दूसरों पर रूल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक हार्डलाइन थ्योरी थी, लेकिन वो बहुत एक लंबी डिस्कशन हो जाती है और वो आपके इतने काम की भी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते। तो ज्योग्राफी का बताने का मकसद, ज्योग्राफी का रोल यहाँ पे बताने का ये मकसद था कि अब देखें, मैंने जैसे आपको वार्म वाटर के एक्सेस तक बताया, तो अब जब आपकी स्टेट ऐसी जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, जहाँ पे आपको वार्म वाटर तक एक्सेस है, तो वो आपकी ट्रेड को बूस्ट कर रही है, ठीक है। कि जाहिर सी बात है, अगर सर्दियाँ भी हों, रास्ते बंद भी हो जाएँ, लेकिन आपकी एक्सेस वार्म वाटर तक है, तो आपकी ट्रेड नहीं रुकेगी। तो ये ट्रेड नहीं रुकेगी तो आपकी प्रोडक्शन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता रहेगा, तो आपकी इकनॉमिक पावर में जो है वो इकनॉमिक पावर आपके किसी तरह अफेक्ट नहीं होगी। सेकंड जो इसमें ज्योग्राफी में जो सेकंड कंपोनेंट है वो आ जाता है साइज़। और साइज़, किसी भी स्टेट का साइज़ जो है वो ज़्यादा होना बहुत उसके लिए एक ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, उसके डिफेंस में हेल्पफुल होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, छोटी स्टेट बड़ी स्टेट को किसी छोटी स्टेट के कंपैरेटिवली कंकर करना या फिर उसको डिफीट करना, वो चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाती है। जब एक स्टेट बड़ी होती है, ठीक है, एक ह्यूज साइज़ है उसका, तो आप उसे इजीली कंकर नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसे सबऑर्डिनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बड़ी स्टेट्स होती हैं उनमें नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो आपकी पावर को बूस्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी पावर में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा वही जो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेट के लिए ये चीज़ मुश्किल होगी कि अगर स्टेट बड़ी है, उसका साइज़ बड़ा है, तो उसको आप आराम से जो है वो कंकर नहीं कर सकते, आराम से आप उसको डिफीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज का बताया, रॉ मटेरियल्स का बताया, फिर जब साइज़ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास एक बड़ी जगह होगी, फिर आप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, तो वो ये चीज़ आपको इस तरह फ़ायदा देती है। फिर लोकेशन का जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
ये लोकेशन की वजह से कोई स्टेट कैसे पावरफुल हो सकती है। अगर किसी ऐसी जगह पे आप जो है आप लोकेटेड है, आपकी स्टेट किसी ऐसी जगह पे है, ठीक है, जहाँ पे इजीली आपकी एक्सेस है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके पास ऐसे अवेलेबल हैं, और मतलब ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्दी रहती है, ठीक है, जो आपके डैमेज कर रहे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्म इलाका होता है, ठीक है। तो अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जो जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर चल रहा है, तो बस वहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी डिफरेंट स्टेट्स तक जो एक्सेस होती है ईज़िली पोर्ट्स तक, वहाँ से वो आपको फ़ायदा देती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्लाइमेट का भी मेरे ख्याल से लोकेशन में ही हो गया है। देखिए, अगर आपकी स्टेट ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्लाइमेट आधा 6 महीने जो है वो ठंड रहती है, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड सीज़न जा रहा है, ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक्सट्रीम जो है वो बिल्कुल समर सीज़न जा रहा है और वो इतनी गर्मी है, ठीक है, जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो कोल्ड क्लाइमेट अगर होगा, जैसे आप आर्कटिक और एंटार्क्टिका को देख लें, या फिर अगर वो वार्म हो, ठीक है, तो उसमें आप सहारा को देख लें, तो ऐसी जो जगह होती हैं वहाँ पे अगर आपकी स्टेट ऐसी किसी जगह पे लोकेटेड है, तो वो आपको नुकसान दे रही है, ठीक है, वो आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उल्टा आपको नुकसान दे रही है, और उससे आपकी नेशनल पावर जो है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्लाइमेट जो है वो फूड प्रोडक्शन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपका क्लाइमेट ही फेवरेबल नहीं है, जैसे पाकिस्तान का माशाल्लाह से क्लाइमेट है, अच्छा क्लाइमेट है, 4 सीज़न चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपके नेचुरल रिसोर्सेज में भी आपका अफेक्ट हो रहा होता है, और वो इम्पैक्ट अच्छा हो रहा होता है, और दूसरा आपकी प्रोडक्शन में भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो वो आपकी नेशनल पार्क को बूस्ट कर रहा होता है। उसके बाद आप देख लें टोपोग्राफ़ी को, तो टोपोग्राफ़ी को अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो इट इज़ बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ़िज़िकल फ़ीचर्स, ठीक है, जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, फ़िज़िकल फ़ीचर्स किसी भी स्टेट के जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं ना, लाइक रिवर, ओशियंस, माउंटेन्स, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, लेक्स, रोड्स, वैलीज़, ठीक है, तो ये 2 तरह की होती हैं, एक मैन मेड होती हैं और एक नेचुरल होती हैं, ठीक है। अब देखें, रिवर्स हैं, ठीक है, वो नेचुरल होते हैं, ओशियंस हैं नेचुरल हैं, माउंटेन्स नेचुरल हैं, आप नहीं खुद नहीं बना सकते, मैन मेड नहीं। लेकिन इसके अलावा जो डैम्स होते हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है, वो इंसान बनाता है, तो ये बेसिकली ये कम्बिनेशन है आपके आर्टिफिशियल और मैन मेड फ़िज़िकल फ़ीचर्स का। तो अगर जितनी एक स्टेट में जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल फ़िज़िकल फ़ीचर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो उसको उतना फ़ायदा दे रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको ओशियंस भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेक्स भी, ठीक है, रोड्स, वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि वाटर आपको पता है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा रेनफॉल वगैरह, तो वाटर आपको पता है कि इस तरह ज़रूर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होता है, और इसके अलावा आपकी प्रोडक्शन के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो पोर्ट्स वगैरह के लिए भी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको टोपोग्राफ़ी क्लियर होगी। लास्ट है इसमें बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज़ 2 तरह की होती हैं, एक आपकी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है, और एक आपकी नेचुरल बाउंड्रीज़ होती हैं। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ वो होती हैं जो आर्टिफिशियल वो होती हैं जो आपने ख़ुद बनाई हुई होती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हमेशा जो आपकी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ होती हैं वो डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं आपकी नेबरिंग स्टेट के साथ, क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड होती हैं, फिर वो अनडिफाइंड होती हैं, तो वो लाजमी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनती हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी नेचुरल बाउंड्रीज़ होती हैं वो उसको आप कह सकते हैं कि वो सोर्स ऑफ कोऑपरेटिव या फिर फ्रेंडली रिलेशंस होती हैं आपके नेबर्स के साथ, आपके रीजन में, ठीक है, क्योंकि वो नेचर में आपके रिवर्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं जो आपकी बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। अगर आप मैन मेड को देख लें तो आप इंडिया चाइना को देख लें, उनका अब कॉन्फ्लिक्ट का बाउंड्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर पाकिस्तान इंडिया को देख लें, तो यहाँ पे जो है वो जब आप ख़ुद वो करते हो, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हो, तो उस टाइम फिर चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जब चीज़ें फ्रेंडली और कोऑपरेटिव चल रही होती हैं स्टेट के लिए, तो उनके दरमियान रिलेशन अच्छे होते हैं, और फिर ट्रेड होती है, और फिर और भी आप एक दूसरे को किसी न किसी तरह एक दूसरे से आपके इंटरेस्ट जो हैं वो
फुलफ़िल हो रहे होते हैं। तो जब एक दूसरे से आपके इंटरेस्ट फुलफ़िल हो रहे होते हैं तो आपकी पावर में, नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। लेकिन जब उल्टा कुछ गेन भी आप ना कर रहे हों और उल्टा आपको नुकसान हो रहा हो, क्योंकि क्लैशेस जब होते हैं तो वो आपके लिए हर टाइम एक सर पे लटकी हुई तलवार होती है कि कुछ ना कुछ अभी फिर दोबारा एक इशू शुरू हो जाएगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट, ज़ाहिर सी बात है, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो आपके ट्रेड के जो रिलेशन होंगे या बाकी जो रिलेशन हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो जब वो अच्छे नहीं होंगे तो आपको वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा आपका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि बाउंड्रीज़ कैसे आपकी नेशनल पावर में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है जो आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा डिटेल बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल क्या होते हैं। यही आपके वेजिटेबल्स, एनिमल, मिनरल, मेटल्स, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल जो होता है आपका, तो ये आपके लिए एक नेचर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होता है जो आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके परमानेंट फैक्टर है, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे हैं वो आपकी परमानेंटली वो आ रहे हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो जाए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं लाइक कोल, आयरन एक्सेट्रा, तो ये चीज़ें जो हैं वो परमानेंट हैं, वो आपको मिलती रहती हैं, आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट करती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी अगर ऑयल आ जाता है आपके रॉ मटेरियल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, वो आपकी इकनॉमिक पावर को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आप मिडल ईस्टर्न स्टेट्स को देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेशनल पावर के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है। फिर सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आप मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो मॉडर्न, उनको भी ऐसे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो अपने वेपन, जिनसे आप वेपन्स बनाओ। तो सिर्फ आपकी जो है वो प्रोडक्शन में ही नहीं फ़ायदा आपको देती, आपकी इकनॉमिक पावर को ही नहीं कंट्रीब्यूट कर रही होती नेचुरल रिसोर्सेज या फिर रॉ मटेरियल, बल्कि आपकी हार्ड पावर को भी, आपकी हार्ड पावर में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे आपकी वेपन्स, डिफरेंट वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम, आपने सुना होगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत होती है। तो फिर इस तरह इसके अलावा अगर आप फिर देख लें कि जो टॉप 10 एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो जो टॉप 10 स्टेट्स हैं उनमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह आ जाते हैं, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो ये देखें फिर जिस वक्त आपकी एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है, अब एग्रीगेरियन जो आपके प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर जो आपके प्रोडक्ट हैं, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है, तो वो आपको आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट हैं लाइक मीट, पोल्ट्री, फ़िश, मिल्क, एग्स वगैरह, वो भी आपकी एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी ट्रेड, इकनॉमिक पावर को बूस्ट करते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि कोई भी जो स्टेट है वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, जो सारी चीज़ें जो है वो खुद ही कवर कर ले। आपको किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी न किसी सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए आपको दूसरी स्टेट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं होता, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ स्टेट ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, लेकिन स्टिल कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके पास सब कुछ अवेलेबल हो और उसे दूसरी स्टेट से लेना ना पड़े। तो यहाँ पे अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आप वो चीज़, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए भी आपको दूसरी स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर अपनी नेशनल पावर को बूस्ट करने के लिए भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो है, आई होप आपको सेकंड एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आप देखें तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, फिर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी को देख लें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो तब तक आपकी नेशनल पावर जो है वो बूस्ट नहीं कर सकेगी। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी को देख लें, अगर आपके पास एटॉमिक
टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट नहीं है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे मेथड्स और प्रोडक्शन मेथड्स और ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके पास नहीं है जिससे आप नई टेक्नोलॉजी बना सको, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे जो चीज़ें जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको आप उनमें आप इनोवेशन लाते हो, ठीक है, उनको आप इम्प्रूव करते हो। जिन चीज़ों पे घंटों लग जाते हैं, जब आप उनमें एडवांसमेंट लाते हो, डेवलप करते हो, तो वो चीज़ें मिनटों में हो जाती हैं। तो इससे आपकी टाइम भी बच जाता है, आपकी एनर्जी बच जाती है और चीज़ जो है वो बेटर फॉर्म में आपके सामने आती है, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा वेपन जो हैं वो हाई टेक्नोलॉजी के आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपनी स्टेट को किसी भी एग्रेशन से बचा सको। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास बेस्ट वेपन होंगे तो दूसरी स्टेट जो हैं वो आपसे वॉर करते हुए सोचेंगी, ज़ाहिर सी बात है कि नुकसान उनको होगा जब आप पे अटैक करेंगी या फिर आपके साथ कोई भी क्लैश करेंगी। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को आप देखें तो लोगों के लिए वो कितनी ज़्यादा आसानियाँ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी है, तो मकसद कहने का ये था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो आपकी नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है, बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है कि फिर आपकी एग्रीकल्चर, आपके गुड्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको प्रॉपर फाइन प्रोडक्ट बनाने में टेक्नोलॉजी जो है वो आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। और फिर वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना के आप उसको फिर एक्सपोर्ट करते हो, और फिर एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपकी इकनॉमिक पार्ट में कंट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आपकी नेशनल पार्क को इन्हेंस कर रही है। फिर फोर्थ वन है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है आपके लिए, अगर वो पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव है तो। क्वांटिटी जो है, अगर वो क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा है और क्वालिटेटिव पॉपुलेशन भी है तो नहीं, अगर देखें, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक स्टेट की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उससे ज़्यादा जो है वो लोग गुर्बत में जी रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन नहीं है, तो वो आपके लिए उल्टा एक बर्डन आपकी स्टेट पे बन जाती है, आपकी पावर जो है वो उस तरह फिर बूस्ट नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वालिटेटिव इन अ सेंस कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, रिसर्च लोग हैं, ठीक है, किसी न किसी फील्ड में वो लोग गेम में और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आउटकम आप अपनी स्टेट को दे रहे हैं, किसी न किसी तरह अपनी स्टेट की पावर में, नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं और आपकी नेशनल पार्क को इन्हेंस कर रहे हैं। जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होती है तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, तो वो फिर वहाँ से आपकी इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो आपकी नेशनल पार्क में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको फुली यूटिलाइज़ करने के लिए भी पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, उन्हीं ने काम करना होता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा टेक्निकल कैपेसिटी, जितनी ज़्यादा आपके लोग होंगे, अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो वो आपकी टेक्निकल कैपेसिटी को भी इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा जितनी आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो आपकी इकनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अगर आपकी पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग है, हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, ठीक है, लिटरेसी रेट हायर है, तो वो आपकी एक क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है। और क्वालिटेटिव पॉपुलेशन अगर लार्ज भी होती है ना, तो वो आपको फ़ायदा ही दे रही है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो आप अपनी पॉपुलेशन को, तो लिटरेसी रेट बिल्कुल लो है, तो फिर बेहतर यही होता है कि उस पॉपुलेशन को कंट्रोल ही किया जाए, जो फ़ायदा तो नहीं दे रही, उल्टा बर्डन हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको पॉपुलेशन का एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेशनल पार्क में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा आपका नेशनल कैरेक्टर और मोरल नेक्स्ट एलिमेंट है कि नेशनल कैरेक्टर क्या आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो है
ओवरऑल जो आपकी नेशनल साइकी होती है, ठीक है, आपकी पूरी स्टेट की, आपकी पूरी कंट्री की जो साइकी है वो कैसी है, ठीक है, लॉयल है, फेथफुल है, पेट्रियाटिक है, हार्ड वर्किंग है, किसी भी तरह की जो ग्रीड है उससे दूर है। अगर एक लूज़ मोरल है, आपका कैरेक्टर जो है वो नेशनल कैरेक्टर लूज़ है, ग्रीड है, करप्शन है, ब्राइबरी है, ठीक है, तो ऐसी जब नेशनल कैरेक्टर ऐसा होता है तो फिर आप की जो नेशनल पावर होती है वो इन्हेंस नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपकी स्टेट में ऐसे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जो क्योंकि करप्शन से कभी भी स्टेट को फ़ायदा नहीं होता, करप्शन से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, स्टेट को नुकसान होता है, तो वो आपकी नेशनल पावर को इन्हेंस नहीं कर रहे बल्कि उल्टा अफेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जब आपकी नेशनल कैरेक्टर जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा होगा तो कम ही आपकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, कम ही जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी कि मोरल ऐसा है, लीडर ऐसे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, करप्ट किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट किस्म की पब्लिक है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर से आपकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और इन्वेस्टमेंट का तो आपको पता है कि एक डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है आपकी नेशनल पावर पे, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमिक पावर को बूस्ट कर रही होती है, इन्हेंस कर रही होती है। तो आपकी एक सक्सेसफुल स्टेट, पावरफुल स्टेट, और अगर आप प्रोग्रेस देखें किसी स्टेट की तो उसके पीछे उसके नेशनल कैरेक्टर जो है वो लाजमी होता है, क्योंकि नेशनल कैरेक्टर की बेस पे जो है फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी ट्रेड चलती है। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट को तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल विजिबल ले मैन के लिए भी, एक ऑर्डिनरी बंदे के लिए भी इकनॉमिक डेवलपमेंट उसे पता है कि कैसे वो उसकी स्टेट, उसकी जो स्टेट की पावर है उसको कैसे इन्हेंस करता है। वो आपकी सॉफ्ट पावर जो है, रॉ मटेरियल्स हो गए, इसके अलावा ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, आपके पास हैं आप नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अब नेचुरल रिसोर्सेज को आपने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, ठीक है। अगर फॉर सपोज एक स्टेट के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, ठीक है, उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा प्रॉपर वे में, तो फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उन रॉ मटेरियल्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको खाली पोजेशन जो है उन रॉ मटेरियल्स की या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की, वो आपको पावरफुल नहीं बनाता। उनकी प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो एक स्टेट को पावरफुल बनाती है। तो जब इकनॉमिक डेवलपमेंट आप जब इकनॉमिक डेवलपमेंट किसी स्टेट की बेटर होती है तो प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो पॉलिसी में मेंशन हुई हुई होती हैं, हर चीज़ जो है वो अरेंज हुई हुई होती है कि कैसे जो रॉ मटेरियल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको आपने यूटिलाइज़ करना है या फिर उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट के पास जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकनॉमिक डेवलपमेंट में कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन हो, ताकि जो प्रोडक्शन आपकी हो रही है उससे आपकी पब्लिक को भी फ़ायदा हो, ठीक है, आपको कहीं से चीज़ों को इम्पोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। और मतलब कहीं से चीज़ें वो बाहर से लानी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का शायद ना पता हो। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपकी ये होती है कि इम्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप गुड्स बाहर से रिसीव करते हो, ठीक है, दूसरी स्टेट से रिसीव करते हो, और एक्सपोर्ट में जब आप दूसरों को अपनी गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो सरप्लस प्रोडक्शन कितनी इसलिए ज़रूरी है कि आप एक तो अपनी स्टेट की नीड्स पूरी कर सको, और दूसरा फिर आप उसी प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट भी कर सको। एक तो आपको ख़र्चा ना करना पड़े, अपने घर वालों पे ख़र्चा ना करना पड़े, और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट करके दूसरी स्टेट में एक्सपोर्ट करके वहाँ से भी आप इनकम जनरेट करो, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी जो है उसको भी हायर होना चाहिए, एग्रीकल्चर कैपेसिटी उसको भी हायर होना चाहिए। इकनॉमिक डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, तब जाके ये तो आपको पता ही है कि सॉफ्ट पावर जो है वो डायरेक्ट आपकी नेशनल पावर को अफेक्ट कर रही होती है और उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आप सिंपली अगर मैं आपको बता दूं तो दो तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। एक ओपन सोसाइटी होती है जो ओपन पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ओपन पॉलिटिकल सिस्टम आप डेमोक्रेसी को कहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी का तो आप लोगों को पता ही होगा। और एक क्लोज सोसाइटी या क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको आप डिक्टेटरशिप कहते हो।
तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप होती है तो उससे बड़ा इफेक्ट हो रहा होता है आपकी नेशनल पावर में, क्योंकि डिक्टेटरशिप में सिर्फ आपकी सिंबॉलिक डेवलपमेंट हो रही होती है। सिंबॉलिक डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें जो आपकी बस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मतलब बिल्डिंग्स बन रही हैं और ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन आपकी जो दूसरी डेवलपमेंट है, जो आपकी इकनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है। या फिर आपकी दूसरी स्टेट्स के साथ, क्योंकि जब एक स्टेट में डिक्टेटरशिप होती है ना, तो वहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है, रेट जो है वो बहुत लो हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती वहाँ पे, इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, क्योंकि जब आपकी स्टेट में ही स्मूथनेस नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ पे ही आपको आपकी अपनी पब्लिक को आज़ादी नहीं होती, तो फॉरेन इन्वेस्टर फिर क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है वो ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए जो आपकी तो जाहिर सी बात है, जब आपकी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे आप ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हो, ठीक है, जो आपको लगता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तो एक अलग बात आ जाती है कि पाकिस्तान में आप लोगों को ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो वो ऐसे लीडर नहीं मिलते जो बेटर आपकी पब्लिक के लिए सोचें और आपकी स्टेट के लिए कुछ बेटर पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन बाकी स्टेट्स में अगर आप डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग देखें तो फिर पब्लिक ऐसे लोगों को इलेक्ट करती है जो फेयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो आपकी नेशनल पावर को मैक्सिमाइज़ करें। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपनी नेशनल पावर को मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा डिप्लोमेट्स होते हैं। फिर जिस वक्त आपकी डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी जो है वो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ओपन सोसाइटी होती है, ओपन पॉलिटिकल सिस्टम होता है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपकी जो है वो दूसरी स्टेट्स के साथ भी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बेटर होते हैं कंपैरेटिवली टू डिक्टेटरशिप में वो चीज़ें आपको उस तरह फ़ायदा नहीं दे रही होती जितनी आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में दे रही होती हैं। तो आई होप आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे इनिशिएटिव्स लें जो आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट करें, जो आपकी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, या आप ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएं जिसमें आपकी जो स्टेट्स हैं, फॉरेनर स्टेट्स हैं या फिर नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो उनके साथ आपके रिलेशनशिप डेवलप हों। ज़ाहिर सी बात है आप ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएंगे जिसमें दूसरे स्टेट्स के साथ बेटर रिलेशनशिप होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जब बेटर रिलेशनशिप होते हैं तो फिर ट्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्मूथ रिलेशनशिप में इकनॉमिक पावर जो है वो इन्हेंस करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल एलिमेंट। आइडियोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो आपकी एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है आपकी कंट्री को, ठीक है, आपकी पब्लिक को, नेशन को, ताकि आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। जैसे डिफरेंट आइडियोलॉजी सी लाइक कम्युनिज़म, सोशलिज़म, ठीक है, लिबरलिज़म, नेशनलिज़म, इस्लामिज़म। फिर आपकी जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी जिसकी बेस पे आपने एक अपनी स्टेट ली है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी ऐसी चीज़ होती है जिससे लोग जो हैं वो इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप उस आइडियोलॉजी से छेड़छाड़ नहीं करते ना तो लोग स्मूथली चलते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी दुखती राग पे उनकी दुखती राग को छेड़ते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट उस आइडियोलॉजी से होती है, तो आप उसको छेड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है वो पब्लिक में प्रॉब्लम शुरू होती है और उससे स्टेट को भी नुकसान हो रहा होता है और नेशनल पावर भी जो है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसको हमेशा आइडियोलॉजी को साथ साथ लेके चलना चाहिए या फिर इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो आपकी आइडियोलॉजी को आपके दूसरे पैटर्न्स के साथ लेके चलती है, ताकि वहाँ से आपकी पब्लिक को भी मसला ना हो, पब्लिक भी आपकी स्मूथ चले। जैसे मैकियावेली ने कितनी एडवाइजेज़ दी हैं अपने रूलर को, तो आप जो है समझ आनी चाहिए कि आपने लोगों की इनोसेंस से कैसे खेलना है, ठीक है। पब्लिक जो आपकी पब्लिक है उसकी इनोसेंस से आपने कैसे खेलना है, ठीक है। कैसे आपने उनकी इमोशनल जो जिन चीज़ों से उनकी इमोशनल अटैचमेंट है वहाँ पे आपने छेड़खानी नहीं करनी। तो वहाँ पे आपने छेड़खानी की तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं चीज़ें। तो इसी तरह आइडियोलॉजी भी है, आइडियोलॉजी पे पब्लिक जो है वो यूनाइट हो जाती है और फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी लीडरशिप का जो एलिमेंट है वो तो आपको पता ही होगा कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जाहिर सी बात है
जब आपको लीडर जो है वो इंटेलिजेंट लीडर मिलता है, एक नेशनल लीडर मिलता है, ऐसा लीडर मिलता है जो एजुकेटेड है, जिसको इतनी नॉलेज है इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल अफेयर्स की, गवर्नमेंट्स की, इन सारी चीज़ों की उसे नॉलेज है, उसे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, उसकी इतनी विजडम है, वो इतना क्लेवर है, तो इतनी उस दूर की सोच रखता है, ठीक है। वो सारी स्किल्स उसमें हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए, तो आपकी स्टेट जो है वो तब उसको फ़ायदा होगा। अगर वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ सा लीडर आप अपनी स्टेट के लिए चुन लेते हैं, तो वो फ़ायदा तो दूर की बात, आपकी स्टेट के लिए उल्टा थ्रेट और रिस्क क्रिएट जो है वो करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे डिसीजन लेगा, इतनी नॉलेज नहीं होगी, इतनी उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होगी, इतनी विजडम नहीं होगी, इतना रैशनल नहीं होगा, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पे डिसीजन नहीं ले सकेगा, तो फिर वो लाजमी अपनी स्टेट के लिए, आपकी स्टेट के लिए इश्यूज़ क्रिएट करेगा, तो डेवलपमेंट तो दूर की बात हो जाती है। तो लीडर का एक बेटर लीडर का एक स्टेट की नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट, एक बेटर लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी नेशनल पावर में कंट्रीब्यूट कर सके, वो ऐसे डिसीजन ले जो आपकी नेशनल पावर को मैक्सिमाइज़ करे, बूस्ट करे, इन्हेंस करे, ऐसे डिसीजन ना ले कि उल्टा आपकी नेशनल पावर जो है वो अफेक्ट हो। उसके बाद मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस आ जाती है आपकी। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, वेपन्स की, क्वालिटी ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, इसके अलावा वेल इक्विप्ड है आपकी मिलिट्री, फुली ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हार्ड पार्ट जो है वो आपकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस से मतलब ही आपका ये है कि आपकी जो मिलिट्री है वो वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, फुली ट्रेंड हो, आपके पास हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हों, ठीक है, कि जब खुदा न ख्वास्ता वार की सिचुएशन में आप आ भी जाते हैं, तो उस वक्त आपके पास सारी चीज़ें हों, इसेंशियल्स हों कि आप अपने 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 सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। आपकी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इतनी क्वालिटेटिव हों, इतनी क्वांटिटेटिव हों, ठीक है। क्वालिटेटिव भी हों कि मतलब वेल इक्विप्ड हों, फुली ट्रेंड हों, स्ट्रॉन्ग हों, और फिर क्वांटिटेटिव हों कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैटर करती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, तो वो एनिमी से, अपने ओपोनेंट से, दुश्मन से लड़ने में जो है उसको फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फिर डिप्लोमेसी पे आते हैं, तो डिप्लोमेसी का आप लोगों को पता ही होगा, जब आपने नेशनल इंटरेस्ट किए थे, और डिप्लोमेसी का आपको पता है कि बेसिकली डिप्लोमेसी क्या है। डिप्लोमेसी बेसिकली इट इज़ एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, पीसफुल मीन है, ठीक है, एक ऐसा पीसफुल मीन है जिससे आप अपनी वॉर लाइक सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। वो सिचुएशन जहाँ पे आपके ओपोनेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसको आप थ्रू नेगोशिएशन, ठीक है, आप उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करो, आप अपने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमेटिक जो आपकी एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। आप दूसरों को आपके जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो दूसरों को कन्विंस कर सकें, ठीक है, क्लेवर होंगे, ठीक है, पोलाइट होंगे, शार्प होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ों को आराम से स्मूथली सेटल डाउन कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर ज़ाहिर सी बात है, जब डिप्लोमेट्स जो होते हैं, डिप्लोमेसी जो होती है वो आपको वॉर से बचाती है, क्योंकि वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। कभी कभी तो वॉर की सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि आपको आपकी स्टेट ही नहीं मिलती, क्योंकि आप जाते एक स्टेट के साथ हैं और फिर दूसरी स्टेट आपको डिफ़ीट करती है, तो फिर आपके पास आपकी स्टेट भी नहीं रहती। तो अगर तो बेटर यही होता है कि आप इन वॉर लाइक सिचुएशन से इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि पहली तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपको आपकी स्टेट ही ना मिले, कि आपको डिफ़ीट कर ले कोई, आपको सबॉर्डिनेट कर ले। और दूसरी सूरत ये होती है कि जब आपको आपकी स्टेट मिलती भी है तो वो ऐसी हालत में मिलती है कि बस फिर उसकी इतनी तबाही बनी हुई होती है कि आप वापस अपनी पुरानी हैसियत में आ नहीं सकते, पुरानी शक्ल में आ नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि जब वॉर होती है तो वॉर में जीत हार, जो जीतता है ना, मतलब जीत हार इस तरह नहीं होती कि मतलब आप दोनों, जो हारा है जीता है वो अच्छी कंडीशन में, जीतता वही है जो आखिर में बच जाता है, क्योंकि दोनों लड़ते रहते हैं, तो फिर दोनों लड़ते लड़ते कोई एक मर जाएगा तो आखिर में जो रह जाएगा वो जीत जाएगा। तो वो जीतने वाले की हालत भी इतनी बुरी हुई होती है कि उसे आप जीता हुआ कंसीडर नहीं करते।
तो बेटर यही होता है कि आपकी नेशनल पार्क के लिए बेटर यही है कि वो आप जितनी भी इश्यूज़ आएँ, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आएँ, जितने भी डिस्प्यूट्स आएँ, आप उनको डिप्लोमेसी के थ्रू सेटल डाउन कर लो। तो डिप्लोमेसी के थ्रू जिस वक्त आप सेटल डाउन करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी दूसरी स्टेट के साथ रिलेशनशिप भी बेटर रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होती, और जिस तरह चीज़ें ज़्यादा स्मूथली चलती हैं तो आपकी फिर उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप, इकनॉमिक रिलेशनशिप भी आप उनसे बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्गेंथा ने बेसिकली डिप्लोमेसी को नेशनल पावर का ब्रेन कंसिडर किया गया है। ठीक है, कि जब आपकी डिप्लोमेसी जो है वो बेस्ट होती है, ठीक है, आपके पास बेस्ट डिप्लोमेट्स होते हैं, कनिंग डिप्लोमेट्स होते हैं, क्लेवर डिप्लोमेट्स होते हैं, जो ऐसे चीज़ों को घुमाते हैं कि आपके अपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं और दूसरों को सम टाइम नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए डिप्लोमेसी जो है, एक स्टेट की इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो आपकी नेशनल पावर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि बस ये भी ख़त्म हो जाए। तो कोई अगर आपको चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।